अरे बड़ी दिन के बाद देख रहे हैं जी। अरे अल्लाह क्या कर रहे हैं जी। गजब ही, अब कुछ बोले भी ना। पिछले क्लास में फ्रिक्शन को खत्म कर लिए थे। फ्रिक्शन और आज प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को भी आज खत्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि 11th क्लास का ये टॉपिक है। इसीलिए शॉर्ट में ही हम देखेंगे। जहाँ से प्रश्न अब तक आए हैं उन सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग नाव कौन बनाए हैं? देखें किनका कला है, देख रहे हैं। ये कोई स्टूडेंट बनाया है, अब बनाया है। ओ चली गई। हाँ वो तो एकदम इस नाव पर सवार हो सकती है। बचपन में हम भी बनाया करते थे और सबसे ज्यादा हवाई जहाज बनता था। क्या ना, अब तो बचपन उस तरह का नहीं है जिस तरह हम लोगों का हुआ करता था। क्या अब तो बच्चा रोता है तो मम्मी मोबाइल ला के देती है। अब बच्चा भी चुप। तो इतने स्मार्ट हैं बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं। नहीं, इस बात हम देखें, कई बार देखें, बच्चा रो रहा है, पूरा रो रहा है। अब पापा भी मोबाइल में व्यस्त है, उसका मम्मी भी व्यस्त है, बच्चा रो रहा है। सबसे विकट स्थिति हो जाती है हम लोगों के, किसी की यहाँ जाते हैं फैमिली वाले का, मम्मी पापा दोनों मोबाइल में कैद है, बच्चा रो रहा है, तो जो गेस्ट जाता है उसी को संभालना पड़ जाता है। ठीक है। एक दो बार हुआ है, गए दोस्त के यहाँ, शादी हुआ था, वो दोनों मोबाइल में व्यस्त था। हम गए, हेलो हुआ, वो अपना बच्चा को ला दे, बेटा बैठो, अंकल के पास बैठो। ठीक है। हम भी सोचे क्या स्थिति हो गई है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। और सभी लोग शांत हो जाइए, गंभीर हो जाइए, बातचीत मत करिएगा। सारी बात आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। और कोशिश रखिए सारी बात नहीं, कम से कम 90% बात क्लास में याद हो ही जाए। घर पर बहुत कम, या समझिए कि क्लास में इस तरह से आप एकाग्रचित होइए कि घर पर केवल रिवीजन करना ही बाकी रह जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप गति। क्या हुआ? अब चालू हो गया, आप बिल्कुल शांत गंभीर हो जाइए। प्रक्षेप गति
प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? तो भाई मोशन ही है, लेकिन कैसा मोशन है? कई प्रकार के मोशन की अब तक चर्चा हम लोग कर चुके हैं जी। कई प्रकार के मोशन की चर्चा कर चुके हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रक्षेप गति क्या है? तो जब किसी वस्तु को कुछ ऊंचाई से क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब ये कौन है? बंद कीजिए, मोबाइल से बंद कीजिए न हो ये सब। एक तो रिंगटोन ऐसे लगाते हैं कि एकदम क्या, ठीक है, गड़बड़ सरबर रिंगटोन लगाता है। मतलब रिंगटोन ऐसा होना चाहिए कि अगल बगल डिस्टर्ब ना हो। तो जब किसी वस्तु कुछ ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाए, वस्तु कुछ ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में, पृथ्वी के समांतर दिशा को क्या कहते हैं? क्षैतिज दिशा में। वस्तु कुछ ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाए, या वस्तु को कुछ कोण से ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, सीधे ऊपर। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे, क्षैतिज मतलब पृथ्वी के समांतर। क्षैतिज मतलब पृथ्वी के, और ऊर्ध्वाधर मतलब, तो जब वस्तु को कुछ कोण से ऊर्ध्वाधर दिशा में सीधे ऊपर फेंका जाए, तो इन दोनों ही स्थितियों में वस्तु की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बात दोस्तों एक बार फिर से। जब वस्तु को कुछ ऊंचाई पर, मान लीजिए h ऊंचाई पर वस्तु को ले गए, और कुछ ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में फेंक दिए, तो इस तरह के गति को भी हम इस तरह, अब ये जो गति हो रही है इस गति को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस गति को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। जब किसी वस्तु को कुछ कोण से, मान लीजिए यहां कितना कोण है? थीटा कोण से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक दे, तो भी यह गति कौन गति है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो जब किसी वस्तु को कुछ ऊंचाई पर ले जाकर क्षैतिज दिशा में फेंक देते हैं, या वस्तु को कुछ कोण से सीधे ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंक देते हैं, तो इसी तरह की गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप गति कहलाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है, प्रक्षेप गति कहलाती है, या प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। बात समझ गए ना? जब किसी वस्तु को कुछ ऊंचाई पर ले जाकर क्षैतिज दिशा में फेंक देते हैं, या कुछ कोण से सीधे ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकते हैं, तब वस्तु की गति कुछ इस प्रकार की होती है। वस्तु की गति कुछ इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की वस्तु की गति होगी ही होगी, इस बात को आप समझ रहे हैं ना? मान लीजिए किसी कोण से सीधे ऊपर फेंकेगा तो एकदम इसी तरह की गति होगी, और ऊपर ले जाकर आप क्षैतिज दिशा में ऊपर फेंकेगा तो कुछ इस तरह की गति होगी। तो जब वस्तु को कुछ ऊंचाई पर ले जाकर क्षैतिज दिशा में फेंक दिया जाए, जब वस्तु को कुछ ऊंचाई पर ले जाकर क्षैतिज दिशा में फेंक दिया जाए, या वस्तु को कुछ कोण से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक दिया जाए, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंक दिया जाए, तब वस्तु की जो गति होती है वही क्या कहलाती है? प्रक्षेप गति।
यानी प्रक्षेप गति में वस्तु रहेगी जब इन दो स्थितियों में आप उसे लाएंगे। कोई दिक्कत है? बात समझ गए ना? प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, समझ गए? जब किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में सीधे नहीं, जब वस्तु को कुछ ऊंचाई पर ले जाकर क्षैतिज दिशा में फेंका जाए, हॉरिजेंटली फेंका जाए, क्षैतिज को अंग्रेजी में हॉरिजेंटल कहते हैं। जब वस्तु को कुछ ऊंचाई पर ले जाकर क्षैतिज दिशा में फेंका जाए तो वस्तु के गति का पथ कुछ इस प्रकार का होता है। जब वस्तु को कुछ कोण बनाकर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो वस्तु के गति का पथ कुछ इस प्रकार का होता है। इन दोनों स्थितियों में वस्तु जो गति करती है उस गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। क्लियर है? बात समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इस प्रक्षेप गति की क्या खासियत होती है? इस प्रक्षेप गति की खासियत यह है दोस्तों कि वस्तु एक ही समय में दो दिशा में गति कर रही है। एक ही समय में वस्तु दो दिशा में दूरी तय कर रही है। इस वस्तु को आप फेंके तो यह दूरी भी तय कर रही है और नीचे भी आ रही है एक ही समय पर। अगर कुछ ऊंचाई पर ले जाकर वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंके हैं तो यह वस्तु प्रक्षेप गति कर रही है और प्रक्षेप गति में वस्तु एक ही समय में दो दिशा में दूरी तय करती है। एक ही समय में दो दिशा में दूरी तय करती है। यहां पर देखिए, वस्तु इधर भी भाग रहा है ना, अब वस्तु नीचे भी आ रहा है ना, आ रहा है कि ना आ रहा? इधर दूरी भी तय हो रही है, इस दिशा में भी दूरी तय हो रही है और नीचे भी आ रही है। यहां पर देखिए वस्तु ऊपर भी जा रही है, अब वस्तु इधर भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, इधर भी जा रही है एक ही समय में। तो प्रक्षेप गति 2 डायमेंशनल मोशन है। प्रक्षेप गति 2 डायमेंशनल मोशन है। प्रक्षेप गति 2 डायमेंशनल मोशन है। जब कोई वस्तु गति करते समय एक ही समय में दो दिशा में दूरी तय करे तब ऐसी गति को 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अब तक आप जो गति पढ़े थे, जैसे रैखिक गति, सीधी या टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पर जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? रैखिक गति में वस्तु एक समय में एक ही दिशा में जाती है। रैखिक गति 1 डायमेंशनल मोशन है। लेकिन प्रक्षेप गति 1 डायमेंशनल मोशन नहीं है। प्रक्षेप गति 2 डायमेंशनल मोशन है, द्विभिमीय गति है। क्योंकि वस्तु यहां पर एक ही समय में कितने दिशा में दूरी तय कर रही है कि नहीं कर रही है? जब आप ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में फेंके तो वस्तु इधर भी दूरी तय कर रही है, नीचे की तरफ भी दूरी तय कर रही है। जब वस्तु को आप कोण से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंके, वस्तु ऊपर भी गया और इधर भी गया एक ही समय में। और जब एक ही समय में वस्तु 2 दिशा में दूरी तय करे तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। नहीं, 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और प्रक्षेप की गति क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन है। और 2 डायमेंशनल मोशन को समझने के लिए टिर्गो बेस्ड होता है, ट्रिगोनोमेट्री पर इस मोशन को पढ़ा जाता है। इसके अलावे मोशन 3 डायमेंशनल भी होता है। 3 डायमेंशनल मोशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस के सहायता से समझा जाता है। लीनियर मोशन को सिंपल अलजेब्रा के माध्यम से समझा जा सकता है। साधारण बीजगणित के माध्यम से 1 डायमेंशनल मोशन को आप समझ सकते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन को समझने के लिए ट्रिगोनोमेट्री की आवश्यकता पड़ती है। 3 डायमेंशनल मोशन भी होता है। आकाशीय पिंडों की जो गति होती है, सूर्य चंद्रमा की गति जो होती है, वो 3 डायमेंशनल मोशन होता है। और 3 डायमेंशनल मोशन को समझने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस दोनों का ज्ञान होना आवश्यक। क्लियर? बात समझ गए ना? तो हमको लगता है कि प्रक्षेप गति क्या है, किस प्रकार का है, इस बात को आप समझ गए होंगे। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? समझ गए ना? जब किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में, जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाकर, क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं या कुछ कोण से
ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकते हैं तो वस्तु जिस गति का अनुसरण करती है उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति का पथ कुछ इस प्रकार का होता है और इस पथ को कहते हैं प्रक्षेप पथ, और अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेजेक्टरी। क्या कहते हैं? ठीक है। प्रक्षेप के गति में वस्तु के पथ को, वस्तु जिस रास्ते पर गति कर रही है उस रास्ते या उस पथ को ट्रेजेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी कहते हैं, या हिंदी में प्रक्षेप पथ कहते हैं। और प्रक्षेप पथ के इस आकार को पाराबोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाराबोलिक कहते हैं, परवलयीय कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, प्रक्षेप गति में वस्तु के इस पथ को, इस रास्ते को क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी कहते हैं। और इस आकृति का जो निर्माण हो रहा है, ये धनुष आकृति का जो निर्माण हो रहा है, इस आकृति को क्या कहते हैं? परवलयीय कहते हैं, पाराबोलिक कहते हैं। प्रक्षेप के गति में वस्तु जिस पथ पर गति करता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी का आकृति कैसा होता है? पाराबोलिक होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? समझ गए? प्रक्षेप की गति 1 डायमेंशनल मोशन है या 2 डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि वस्तु एक ही समय में दो दिशा में दूरी तय करती है। एक ही समय में दो दिशा में वस्तु जब दूरी तय करती है तो वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है, और प्रक्षेप की गति 2 डायमेंशनल मोशन है। दैट सॉल्व। उदाहरण प्रक्षेप गति का आपके नोट में ढेर सारे उदाहरण दिए हुए हैं। देखिए उदाहरण को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहेंगे? ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइएगा, प्रक्षेप गति का परिभाषा समझे कि नहीं समझे? हाँ, राइफल से गोली ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ेंगे तो कुछ इसी तरह से होगा। सीधी, अब देखिए सीधी रेखा में जाएगा लेकिन वो प्रक्षेप गति के धारण करके फिर नीचे गिरेगा। वो हमेशा सीधी थोड़े रहेगा। ठीक है। राइफल से छोड़ा हुआ गोली प्रक्षेप पथ पर प्रक्षेप गति करेगा। क्या? नहीं, वहां है राइफल से छोड़ी हुई गोली, वहां नहीं है कि बगल वाले को गोली मारेंगे तो वो प्रक्षेप। ठीक है। इनका कहना है कि आप बगल में आप ही गोली मार देते हो, प्रक्षेप गति होगी नहीं, उस समय तो नहीं होगी। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है राइफल से छोड़ी गई गोली, राइफल से किसी को दागी हुई गोली नहीं, छोड़ी गई गोली है, और निश्चित तौर पर वो प्रक्षेप गति का अनुसरण करेगा। एनी प्रॉब्लम? आइए दोस्तों, क्या 6 नंबर, अब पानी के टंकी के आधार के समीप वाले छेद से तेज रफ्तार पानी इसी तरह निकलता है जी। अगर टंकी के निचले भाग में छेद है तो कुछ इसी तरह है कि ना? अरे समझिए ध्यान से। अब इनका कहना टंकी रखा हुआ नीचे में, ठीक है, टंकी नीचे में रखा हुआ तो उस स्थिति में तो नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल पर हमें गौर नहीं करना है। अब आइए दोस्तों, एक वस्तु को ध्यान दीजिए, एक वस्तु को हम एक वस्तु को एक कोण बनाकर ऊर्ध्वाधर दिशा में सीधे ऊपर फेंक दिए तो इस तरह की दूरी तय हुई, इस तरह की दूरी तय हुई कि नहीं? हम एक वस्तु को कुछ कोण बनाकर सीधे ऊर्ध्वाधर दिशा में
फेंक दिए, क्या ये गति प्रक्षेप गति होगी? बिल्कुल होगी, सही बोले, बिल्कुल होगी। और जिस कोण से फेंके वह कोण हमारा क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा। मान लीजिए थीटा कोण से वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में सीधे ऊपर फेंक दी, क्या यह गति प्रक्षेप गति है? तो बिल्कुल है। अब प्रक्षेप गति में हमें 3 बातों को जानना है। कितने बातों को? प्रक्षेप गति में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अगर वस्तु को थीटा कोण से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंके हैं तो उसको नीचे गिरने में कितना समय लगेगा। पहली बात हमें समझना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? एक वस्तु को थीटा कोण से ऊर्ध्वाधर दिशा में सीधे ऊपर फेंक दिए तो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंके, पुनः यह जमीन पर गिरी तो जमीन पर गिरने में जितना समय लगा उसे क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद यह क्षैतिज दिशा में कुछ दूरी तय हुई है कि नहीं, इस दूरी को कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? परास। इसको तो कहते हैं उड्डयन काल। टाइम ऑफ फ्लाइट को कहते हैं उड्डयन काल। तो पहले हमें यह जानना है कि प्रक्षेप गति में वस्तु को जमीन पर गिरने में कितना समय लगा। जमीन पर गिरने में जितना समय लगा उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद प्रक्षेप गति में वस्तु ये क्षैतिज दूरी तय कर रही है कि नहीं कर रही है, इस क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, परास कहते हैं। यह निकालना है कि परास कितना होगा। उसके बाद हमें निकालना है तीसरा मैक्सिमम हाइट। तीसरा क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। यही जानना है। प्रक्षेप गति में हमें यह जानना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज कितना होगा और मैक्सिमम हाइट कितना होगा। इन्हीं 3 बातों को जानना। तो आइए इस 3 बात को जानते हैं। अब देखिए, अगर किसी वस्तु को हम यू वेग से फेंकते हैं, किस वेग से? तो यू वेग से जब फेंके तो यह वेग अपने 2 कंपोनेंट में बढ़ जाता है। ये एक्स एक्सिस हो गया तो इधर हो गया यू एक्स और इधर क्या हो गया? वाई। जब आप प्रक्षेप गति कराते हुए किसी वस्तु को u प्रारंभिक वेग से फेंके, मतलब प्रक्षेप गति में अगर आप u वेग से फेंके तो यह u वेग कितने कंपोनेंट में डिवाइड होता है? एक्स एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस है, ग्राफ आप पढ़े होंगे, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस और क्षैतिज वाला एक्स एक्सिस। तो u वेग से फेंकते हैं तो यह u वेग कितने कंपोनेंट में डिवाइड होता है? 2। अब कहिएगा 2 कंपोनेंट में क्यों डिवाइड होता है? 2 कंपोनेंट में डिवाइड होगा तब ना यह एक ही समय में 2 दिशा में दूरी तय करेगी। अगर कोई वस्तु एक ही समय में 2 दिशा में दूरी तय कर रही है तो इसका मतलब उसका वेग 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो गया है। अब इसे यू एक्स कहते हैं या इसे आप कह सकते हैं क्षैतिज घटक। ये आप है यू आई या इसको कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। इसे क्या कह सकते हैं? ऊर्ध्वाधर घटक कह सकते हैं। अब इधर कंपोनेंट यानी यू आई का मान क्या होगा, यू एक्स का मान क्या होगा निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आप निकालिए कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहां पर त्रिभुज क्रिएट कीजिए, आधार बटे कर्ण। आधार तो यही ना होगा, तो आधार ये है तो ये वाला कंपोनेंट यू एक्स, कर्ण आपको ये है, ये क्या है? यू। तो यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा निकल गया। यू एक्स बराबर कितना निकल गया? यू कॉस। अब साइन थीटा का मान निकालिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे, और अगर ये थीटा है तो लंब यही ना होगा जी। तो लंब हो गया यू, हुआ कर्ण हुई, तो यू आई बराबर हो गया यू साइन थीटा। क्लियर? तो प्रक्षेप गति में जब हम वस्तु को u वेग से फेंके तो यह u वेग अपने 2 कंपोनेंट में डिवाइड हुआ
और u के दो कंपोनेंट में डिवाइड होने के कारण ही प्रक्षेप गति में वस्तु एक ही समय में दो दो दिशा में गति, एक ही समय में दो दो दिशा में दूरी तय कर रही है। एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट निकल गया u cos थीटा और वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट निकल गया o sin थीटा। एनी प्रॉब्लम? एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट निकल गया u cos थीटा और वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट निकल गया u sin थीटा। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो आइए दोस्तों, अब हम कितने चीज को ज्ञात करेंगे। फेंक दिए हैं थीटा कोण से, अब तो डायरेक्ट है कि इधर की गति u cos थीटा, इधर की गति u sin थीटा। तो u वेग से फेंके, u वेग से प्रक्षेप गति कराए तो u वेग कितने कंपोनेंट में बटा? u sin थीटा, u cos थीटा। अब इस दोनों कंपोनेंट में बड़ी खास बात आप समझिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का असर केवल हो रहा है किस पर? साइन थीटा पर। cos थीटा पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का असर, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्व बल का असर केवल u sin थीटा पर हो रहा है, u cos थीटा पर। यानी कि u cos थीटा यानी कि क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक पर गुरुत्व बल का कोई प्रभाव, क्योंकि गुरुत्व बल के क्षैतिज दिशा में मान शून्य होता है। तो आपका आप जो u वेग से फेंके, जो दो कंपोनेंट में डिवाइड हुआ, तो एक कंपोनेंट पर ही गुरुत्व बल असर कर रहा है, दूसरे कंपोनेंट पर गुरुत्व बल असर नहीं कर रहा है। यानी कि u cos थीटा में जो वो क्षैतिज दिशा में दूरी तय कर रही है, उस पर गुरुत्व बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जबकि u sin थीटा वेग से जो वो ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊपर की दिशा में दूरी तय कर रही है, उस पर गुरुत्व बल का असर पड़ रहा है। यानी वस्तु जो ये दूरी तय कर रही है, इस पर गुरुत्व बल का कोई असर, लेकिन वस्तु जो ये मैक्सिमम हाइट दूरी तय कर रही है, इस पर गुरुत्व बल का असर पड़ रहा। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे कि जमीन पर गिरने में वस्तु को कितना समय लगा। तो मान लीजिए कि मैक्सिमम हाइट ये है, यही ना मैक्सिमम हाइट है, और आप जानते कि मैक्सिमम हाइट पर जाकर अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0। इसमें कोई शक नहीं। जब वस्तु ऊपर की तरफ गति करती है तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसका वेग, अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अंतिम वेग कितना हो जाता है? 0। अब ये जानते होंगे कि v बराबर u प्लस at होता है। v बराबर u प्लस at। आपका v का मान क्या हो चुका है? चूंकि हम पहले निकाल रहे हैं कि इस महत्तम ऊंचाई पर जाने पर कितना समय लगेगा, तो महत्तम ऊंचाई पर जाने में लगा समय निकालेंगे तो u का कंपोनेंट कौन लेना होगा? क्योंकि ऊपर की तरफ महत्तम ऊंचाई, तो ऊंचाई मतलब ऊपर, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या है? तो u के जगह में क्या लिखना पड़ेगा? अब माइनस, चूंकि वस्तु ऊपर जा रही है तो a के जगह g लेंगे, और g ऊपर जाने वाली वस्तु के लिए बराबर gt, यानी gt बराबर हो जाएगा u साइन, यानी t बराबर हो जाएगा u साइन थीटा बाय g, u साइन थीटा बाय। तो प्रक्षेप के गति में वस्तु को महत्तम ऊंचाई पर जाने में लगा समय कितना निकल गया? u साइन थीटा बाय। प्रक्षेप के गति में वस्तु को महत्तम ऊंचाई पर जाने में कितना समय लग गया? u साइन थीटा बाय g, u साइन थीटा बाय g। क्लियर हो गया? अब आपको ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ा दिए हैं ना। ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर पढ़कर हम ये जान चुके हैं कि किसी भी वस्तु को महत्तम ऊंचाई पर जाने में जितना समय लगता है, उतना ही समय महत्तम ऊंचाई से नीचे आने में लगता है। इस बात को प्रूव कर चुके कि किसी वस्तु को अगर हम ऊपर की तरफ फेंके तो उस वस्तु को महत्तम ऊंचाई पर जाने में जितना समय लगता है, उस वस्तु को महत्तम ऊंचाई पर जाने में जितना समय लगता, उतना ही समय महत्तम ऊंचाई से नीचे आने में लगता है। अगर इसे महत्तम ऊंचाई पर जाने में कितना समय लगा है? u साइन थीटा
बी यू साइन थीटा बाय जी। तो इसका मतलब महत्तम ऊंचाई से पुनः पृथ्वी पर आने में लगा समय भी कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा बाय जी। और ऐसी स्थिति में आपका टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर यू साइन थीटा बाय जी प्लस यू साइन थीटा बाय जी, यानी 2u साइन थीटा बाय जी। महत्तम ऊंचाई पर जाने में लगा समय यू साइन थीटा बाय जी, और महत्तम ऊंचाई से पुनः पृथ्वी पर आने में लगा समय यू साइन थीटा बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वस्तु को पुनः पृथ्वी पर आने में लगा कुल समय, तो ऊंचाई पर जाने में लगा इतना समय, ऊंचाई से नीचे आने में भी लगा इतना समय, तो टोटल टाइम नीचे आने में जो लगा उसे कहते टाइम ऑफ, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया 2u साइन थीटा बाय जी। तो प्रक्षेप के गति में टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाय 2u साइन थीटा बाय टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर क्या निकल गया, 2u साइन थीटा बाय जी। कोई दिक्कत, बात समझ गए? टाइम ऑफ फ्लाइट निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं ना? कैसे निकला, इसमें कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले हम निकालिए कि महत्तम ऊंचाई पर जाने में कितना समय लगेगा। तो महत्तम ऊंचाई पर जाने में लगा समय v बराबर u प्लस at। तो महत्तम ऊंचाई पर जब जाएगा तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। चूंकि ऊंचाई ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक जगह हम क्या लेंगे g, और ऊपर की तरफ जाता है तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण g क्या बन जाता है, माइनस t। तो इधर 0 है तो gt को उठाकर इस साइड लाए तो gt बराबर u साइन थीटा, t बराबर u साइन थीटा बाय g। यानी महत्तम ऊंचाई पर जाने में लगा समय बराबर u साइन थीटा बाय g। और हम ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में ये जान चुके हैं कि वस्तु को नीचे से महत्तम ऊंचाई पर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय महत्तम ऊंचाई से नीचे आने में लगता है। तो अगर महत्तम ऊंचाई पर जाने में u साइन थीटा बाय जी समय लगा है तो महत्तम ऊंचाई से पृथ्वी पर आने में लगा समय भी u साइन थीटा बाय जी होगा, और टोटल टाइम फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल चुका है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट एग्जाम में निकालने के लिए देगा, आराम से u का मान दिया होगा तो आराम से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं कि नहीं, बस साइन थीटा का मान याद होना चाहिए। तो प्रक्षेप गति करवा दिए हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा निकल चुका है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा निकल चुका है। u cos थीटा यू साइन थीटा, और ये हो गया आपका u। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t बराबर 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। अब निकालना है ये रेंज, क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज एक प्रकार का, रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं, परास। एक प्रकार का क्या है, दूरी। तो दूरी बराबर चाल या वेग गुना समय। तो चूंकि परास क्षैतिज दूरी है तो हम कौन सा वेग का घटक लेंगे, तो चाल के जगह क्या लिखेंगे, समय तो आपको पहले निकल गया है 2u साइन थीटा बाय जी, निकल चुका है। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके हैं तो निकाल लें प्रक्षेप गति में वस्तु का रेंज कितना हो सकता है, परास कितना हो सकता है। रेंज यानी कि परास निकालने के लिए दूरी है एक प्रकार का, दूरी बराबर चाल गुना समय। चूंकि ये दूरी क्षैतिज दूरी है तो हम वेग का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, u cos थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे, और समय तो हमें पहले ही निकल चुका है, समय तो हमें पहले ही निकल चुका है। अब इसी को आगे ले जाइए तो बराबर हो गया 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू बाय जी, बराबर हो गया 2
सॉरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। साइन 2 थीटा क्यों? तो आप जानते होंगे साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन इंटू, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या निकल जाएगा? साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो रेंज परास बराबर निकल गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज परास बराबर निकल गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। क्लियर? बात को समझ गए? ध्यान दीजिएगा, नोट में कुछ गड़बड़ी है। साइन के स्क्वायर दे दिया गया है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। बात कर रहे हैं फिर याद आ रहा है इंटर के मास्टर का? वो तो बहुत डिटेल में आपको बताए होंगे। हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि इतना ही जानना जरूरी है। चलिए, तो दो चीज निकल गया। एक बार फिर से प्रक्षेप गति कराते हैं। थीटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया 2u साइन थीटा बाय जी। रेंज भी निकल गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब कभी कभी एक सवाल यहां से आता है कि वस्तु को किस कोण से फेंका जाए कि वो महत्तम परास को प्राप्त करे। एक प्रश्न आता है कि वस्तु को किस कोण से फेंका जाए, किस कोण से फेंका जाए कि मैक्सिमम आर की प्राप्ति हो। अब मैक्सिमम आर की प्राप्ति तब होगा, मैक्सिमम आर की प्राप्ति आपको तब होगा जब साइन थीटा का मान मैक्सिमम हो, और साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान 0। अगर आपसे सवाल पूछे कि एक वस्तु को किस कोण से प्रक्षेप गति कराया जाए कि महत्तम दूरी, महत्तम परास की प्राप्ति हो, किस कोण से फेंका जाए, तो आपको उस कोण से फेंकना पड़ेगा कि ताकि साइन थीटा अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करे। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है कितना? 1, जहां पर थीटा कितना? 90 डिग्री। तो आपको उस कोण से फेंकना पड़ेगा कि साइन 2 थीटा का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। और साइन 2 थीटा का मान 90 डिग्री होने के लिए थीटा को कितना रखना पड़ेगा? तो जब आप किसी वस्तु को 45 डिग्री कोण से फेंकेगा तो साइन 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा? और साइन 90 डिग्री कितना होता है? यानी साइन अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेगा, तो आपको मैक्सिमम आर की प्राप्ति होगी। तो आर बराबर यू साइन थीटा बाय जी। लेकिन अगर आर मैक्सिमम आपको प्राप्त करना है तो डायरेक्ट यू स्क्वायर बाय जी, क्योंकि इस स्थिति में साइन थीटा 90 हो जाता है और साइन 90 का मान कितना हो जाता है? तो किसी वस्तु को किस कोण से प्रक्षेप गति कराने पर मैक्सिमम रेंज की प्राप्ति होती है? 45 डिग्री। किसी वस्तु को किस कोण से प्रक्षेप गति कराएंगे कि मैक्सिमम रेंज की प्राप्ति होगी? 45 डिग्री। थीटा को 45 डिग्री रखने से साइन 2 थीटा कितना हो जाता है? और साइन 2 थीटा 90 होने से साइन अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेता है। साइन मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेगा तो आर मैक्सिमम हो जाएगा। इसीलिए भाला फेंक में खिलाड़ी कितने एंगल बनाता है? 45 डिग्री एंगल बनाकर फेंकता है कि ताकि मैक्सिमम रेंज की प्राप्ति हो सके, मैक्सिमम रेंज की प्राप्ति हो सके।
आप भी किसी चीज को फेंकते होंगे तो 45 डिग्री का एंगल बनाते होंगे। हाँ, गोला फेंक में भी 45 डिग्री का एंगल बनाया जाता है कि ताकि मैक्सिमम रेंज की प्राप्ति हो सके। हालांकि गोला फेंकने वाले, भाला फेंकने वाले को कौन से ज्यादा प्रैक्टिस से मतलब रहता है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स यही कहता है कि आपको 45 डिग्री पर फेंकना होगा तो रेंज मैक्सिमम प्राप्ति होगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल चुका है, रेंज निकल चुका है। अब हम निकालेंगे क्या? मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a(s). तो ये मैक्सिमम हाइट निकालिएगा, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए भी यहां पर क्या हो जाएगा? तो v का मान 0, 0 का स्क्वायर 0। चूंकि मैक्सिमम हाइट में वस्तु ऊपर जा रहा है तो ये वाला कंपोनेंट लेंगे ना जी, तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर। चूंकि मैक्सिमम हाइट निकाल रहे तो बस तो ऊपर जा रही तो जी माइनस हो जाएगा, तो -2g एस के जगह में क्या लिखना पड़ेगा? h। -2g h इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और अगर आपको हाइट मैक्सिमम प्राप्त करना है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यहां पर एच मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए थीटा कितना रखना पड़ेगा? 90 डिग्री रखना पड़ेगा। 90 डिग्री रखिएगा तो 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए 90 डिग्री। मैक्सिमम हाइट में 90 डिग्री रखिएगा तो साइन 90 का मान 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो बस प्रक्षेप गति में इन्हीं तीनों बात को जानना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होता है 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। रेंज बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और मैक्सिमम रेंज बराबर u स्क्वायर बाय जी। h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, या h मैक्सिमम बराबर होता है u स्क्वायर बाय 2g। और ये किस प्रकार निकाले, ये नोट में भी विस्तार पूर्वक निकाला हुआ है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ समझे हैं कि दूसरों को समझा भी सकते हैं, समझा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया दोस्तों। क्या है बोलिए? हाँ, भाला फेंकने में रेंज प्राप्त करना होता है, हाइट प्राप्त नहीं करना होता है। भाला फेंक जो होता है उसमें विजयी वही होता है जो ज्यादा से ज्यादा रेंज, हाइट का में काउंटिंग नहीं होता है। ना, हाइट आपको मैक्सिमम हाइट पर ले जाना है तो 90 डिग्री से फेंकिए, अब मैक्सिमम रेंज ले जाना है तो 45 डिग्री से फेंकिए। क्या दिक्कत हुआ? हाँ, महत्तम रेंज के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए 90 डिग्री। ये तो सोचने वाली बात है, आपको हाइट चाहिए तो सीधा ऊपर फेंकिएगा, ज्यादा दूरी चाहिए तो 45 डिग्री। मान लीजिए कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं भी पढ़े हैं तो आप अनुमान लगा लीजिएगा कि मैक्सिमम हाइट चाहिए तो 90 डिग्री लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, क्लियर हो गया? चलिए करें। नहीं समझे इसमें क्या नहीं समझे? चलिए क्वेश्चन कर ही लेते हैं। 10 क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन समझ। क्वेश्चन है दोस्त, लगाए, निकालिए क्वेश्चन, निकालिए ना, फाइल में है, फाइल खोलिए। आइए दोस्तों, ऑनलाइन वाले दोस्तों क्वेश्चन पर आइए, फाइल निकालिए ना आप यहां से,
नया तो निकालने हैं। अरे कहीं इसी क्लासरूम में 10 बार फिजिक्स अब तक पढ़ा चुके हैं, तब तक बनाइए आप लोग। ए, आप लोग एंजॉय वाले मूड में काहे आ जाते? बोले ना, शांति और गंभीरता बहुत जरूरी है। और अगर हमारे क्लासरूम में शांति और गंभीरता बरत कर आप हर चीज सीख लिए तो जॉब तो कंफर्म है ही है। और उसके बाद जब जॉब हो जाएगा तो आराम से आप आईएएस का भी तैयारी कर सकते हैं। आपका 50% तैयारी हो जाएगा यहां से। लेकिन आप लोग समझ नहीं सक रहे हैं। लाइए ना, नोट ही से करा देते क्या? सबके पास है ही ना? सबके पास है ही। कुल 10 क्वेश्चन है। कुछ लोग करें फिर से रिवीजन करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन करें में क्या, वीडियो क्लास एक बार फिर से कर लीजिएगा, अनलिमिटेड बार। चलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला प्रश्न। अब बोलिए मत, बना लिए चुप रहिए, जो नहीं बनाए समझिए। पहला प्रश्न है कि किसी नियत प्रक्षेपण वेग के लिए, प्रक्षेपण वेग मतलब प्रक्षेप वेग, किसी नियत प्रक्षेपण वेग के लिए किसी पिंड मतलब वस्तु का परास अधिकतम तब होता, परास अधिकतम तब होगा जब उसे आप 45 डिग्री से फेंके। परास अधिकतम तब होगा जब उसे आप कितने कोण से फेंकेगा? 45 डिग्री से फेंकिएगा। दूसरा पर आए, दूसरा करा कि क्षैतिजता मतलब पृथ्वी के समांतर, क्षैतिजता मतलब पृथ्वी के, इसे ही कहते हैं क्षैतिज, हॉरिजेंटल। तो दूसरा प्रश्न के क्षैतिजता कुछ ऊंचाई पर जाते हुए बम वर्षक को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे बम तब गिराना चाहिए जब वह लक्ष्य के पीछे हो, जब वह लक्ष्य के पीछे हो। ध्यान दीजिए, आपको बताए थे कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ते हैं क्षैतिज से तो उसकी गति पथ कुछ इस प्रकार होती है। तो मान लीजिए कि यहां पर उसका लक्ष्य है तो लक्ष्य के पीछे रहेगा तबे वह बम छोड़ देगा, और लक्ष्य के पीछे रहकर वो बम छोड़ेगा तो बम कुछ इस मोशन में आएगा, क्योंकि ऊंचाई पर ले जाकर क्षैतिज दिशा में किसी वस्तु को छोड़ेंगे तो वह कुछ इसी प्रकार से गिरेगा, ये तो तय है। अब कहिएगा कि बम को क्षैतिज ही छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि कह रहा है कि क्षैतिज पर ही ऊंचाई पर वो उड़ रहा है। तो यहां पर अगर जहाज है और ऊंचाई पर है और क्षैतिज दिशा में वो गति करे तो बम भी इसी तरह छोड़ा जाएगा, और इस तरह छोड़ा जाएगा तो उस बम का गति पथ इस प्रकार होगा और लक्ष्य यहां पर आकर वो क्या कर देगा, वेग। तो एक बम वर्षक को क्षैतिज पर, उस क्षैतिज पर बम तब गिराना चाहिए जब वो लक्ष्य के क्या हो, पीछे हो। लक्ष्य के क्या हो, पीछे हो। क्लियर? तो दूसरा का आंसर क्या होगा? सी। तीसरा, जब किसी वस्तु को महत्तम परास वाले कोण, अब महत्तम परास वाला कोण कौन है? 45। तीसरा में कह रहा है कि जब किसी वस्तु को महत्तम परास वाले कोण से फेंका जाता है, और महत्तम परास वाला कोण कौन है?
तो इसका मतलब सवाल कह रहा है कि उसे 45 डिग्री पर फेंका जा रहा है। उसे किस कोण से फेंका जा रहा है? फेंका जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा ई है। उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? अगर मान लीजिए उसे भी वेग से फेंकेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा यही ना होगा है? अब आगे हम सवाल पूछ रहे हैं, तीसरा सवाल सोल्व कर रहे हैं, जहां हमें थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। थीटा दिया हुआ 45 डिग्री, क्योंकि कह रहा है कि महत्तम परास वाले कोण से फेंका जाता है, तब उसकी गतिज ऊर्जा ई है। तो हम मान लिए कि 45 डिग्री से भी वेग से फेंका गया तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हाफ mv²। ये बात आपको पता ही है। अब कह रहा है कि अपने पथ की महत्तम ऊंचाई वाले बिंदु पर उसकी क्षैतिज गतिज ऊर्जा क्या होगी? महत्तम बिंदु पर क्षैतिज गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब अगर भी वेग से फेंके हैं तो क्षैतिज दिशा में उसका वेग क्या होगा? भी cos थीटा होगा कि नहीं होगा? आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि क्षैतिज, उसकी क्षैतिज गति ऊर्जा क्या होगी? तो क्षैतिज गतिज ऊर्जा निकालने के लिए पहले क्षैतिज दिशा में उसका वेग क्या होगा ये निकालना पड़ेगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पढ़ चुके कि क्षैतिज दिशा में वेग कितना हो जाएगा? भी cos थीटा। चूंकि यहां भी से फेंके हैं तो भी cos थीटा ले लिए। थीटा का मान कितना है? तो भी cos 45। cos 45 का मान कितना? तो भी √2। तो क्षैतिज दिशा में उसका वेग कितना हो जाएगा? भी √2 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी गतिज ऊर्जा निकालिए, 1/2 mv²। भी कितना हो गया? √2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 mv²/2, तो 1/4 mv²। तो पहले उसका गतिज ऊर्जा हाफ mv² था, अब 4th mv² हो गया, यानी पहले से क्या हो गया है? आधा हो गया है। पहले से आधा हो गया है, तो इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा E/2 हो जाएगा। E/2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 3 का बी। समझे कि न सवाल को? मान लीजिए हमने प्रक्षेप गति भी वेग से करा है, तो भी वेग से प्रक्षेप करा है, तो प्रक्षेप कराते वक्त गतिज ऊर्जा हाफ mv²। और उसके बाद हमें कहा कि क्षैतिज गतिज ऊर्जा निकाले, तो क्षैतिज गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें क्षैतिज दिशा में वेग निकालना पड़ेगा। प्रक्षेप गति में क्षैतिज वाला कंपोनेंट भी cos थीटा होगा। चूंकि यहाँ भी माने हैं, यू मानते तो यू cos थीटा होता। अभी cos थीटा, थीटा हमें दिया हुआ 45, तो इसका वेग हो गया भी cos 45। cos 45 का मान हाफ 1/√2, तो इसका वेग हो गया v/√2। अब वेग निकल चुका है तो हमें गतिज ऊर्जा निकालिए 1/2 m v/√2 का होल स्क्वायर, तो हमें निकल गया 1/4 mv², जो पहले का क्या है? आधा है। पहले का क्या है? आधा है। अगर 4 नंबर पाई दोस्तों, पीछे में क्या हो रहा है? काय अलग रे दोस्त, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। आए ना भाई, फीस सबसे लिए है तो सबके समस्याओं का समाधान करना। कुछ ज्यादा दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, हल्ला मत करिए। आप देख ही रहे हैं उतना पढ़ाते हैं फिर भी 1-2 क्वेश्चन बाहर हो जाता है। ये सही सही बोल रहे हैं, और सब मास्टर तो बोलेगा सब कुछ हमें आता है, लेकिन हम बोल रहे हैं आपके सामने कि कितना डिटेल में ले जा रहे हैं फिर भी 1-2 क्वेश्चन बाहर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति जब एग्जाम की है तो आपको 100% क्लास में तो कंसंट्रेशन रखना ही पड़ेगा। चौथा पर, अगर किसी वस्तु को u प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंका जाए तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई u²/2g। क्लियर? मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हाइट या अधिकतम ऊंचाई u²/2g। पांचवा, प्रक्षेप पथ का आकार
परबले, अंग्रेजी में पाराबोलिक। चलिए 1 से लेकर 5 तक हो गया, छठा बनाना पड़ेगा लगता है। छठा पर आइए, छठा सवाल। एक लड़का गेंद को 100 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक सकता है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर मैक्सिमम कितना फेंक सकता है? 100 मीटर। सवाल यही कह रहा है कि एक लड़का गेंद को 100 मीटर ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली ऊपर की ओर फेंक सकता है, तो वह गेंद को अधिकतम क्षैतिज दूरी तक, वह गेंद को कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है? अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंकने के लिए सबसे पहले उसे थीटा रखना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में आर मैक्सिमम आपको हो जाएगा हाँ u² बाय जी, क्योंकि यहां पर अधिकतम कर है, तो अधिकतम कर है तो निश्चित तौर पर थीटा तो होगा 45, और आर मैक्सिमम u² sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा जैसे थीटा 45 होगा, sin 2 थीटा का मान क्या हो जाएगा 1। तो आपको सवाल क्या करना है कि मैक्सिमम हाइट 100 मीटर है, तो मैक्सिमम आर निकालिए। सवाल मैक्सिमम हाइट दे दिया है और कह रहा है कि मैक्सिमम आर निकालिए। आइए कैसे निकालते हैं देखिए। तो ये बात तो क्लियर है कि महत्तम ऊंचाई पर जाकर वेग क्या हो जाएगा? 0। वेग क्या हो जाएगा? अब v² बराबर u² माइनस 2gh होता है। माइनस इसलिए क्योंकि वस्तु कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। ऊपर जाते वक्त g माइनस हो जाता है, इसलिए यहां माइनस। v मैक्सिमम हाइट पर कितना? g का मान दिया हुआ है नहीं, h का मान, तो u² बराबर कितना हो जाएगा? 200g। अब निकलेगा मैक्सिमम आर, u² का मान कितना निकल गया है? अब बटे कितना हो जाएगा? 200 मीटर। समझे? देखिए ट्रिक याद रखिए कि अगर मैक्सिमम हाइट 100 दिया हुआ है तो मैक्सिमम रेंज दुगुना होगा, सीधा नियम है। अगर मैक्सिमम हाइट 50 देगा तो मैक्सिमम रेंज 100 मिलेगा। अब मैक्सिमम रेंज 200 है तो मैक्सिमम हाइट उसका आधा। क्षैतिज दूरी, महत्तम क्षैतिज दूरी महत्तम ऊर्ध्वाधर का दुगुना होता है। महत्तम क्षैतिज दूरी महत्तम ऊर्ध्वाधर का दुगुना होता है। कभी आपसे सवाल पूछे कि एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंकने पर वो 200 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त किया, तो अधिकतम कितनी क्षैतिज दूरी तक वो व्यक्ति उस गेंद को फेंक सकता है? तो 200 को दुगुना कर दीजिए 400। तो महत्तम क्षैतिज दूरी महत्तम ऊर्ध्वाधर का दुगुना या महत्तम ऊर्ध्वाधर महत्तम क्षैतिज का आधा होता है। 7वां पर आए तो छठा का आंसर हो जाएगा बी। छठा का आंसर क्या हो जाएगा? बी। सातवां, तोप का एक गोला 1 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाता हुआ छोड़ा जाता है। प्रारंभिक वेग है 1 किलोमीटर पर, ऐसा यूनिट में ये हो जाएगा 1000 मीटर। थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो कह रहे गोला को उच्चतम बिंदु पर, गोला को उच्चतम बिंदु पर यहां पर पहुंचने पर कितना समय लगेगा, यानी आधी दूरी में पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो t बराबर 2u sin थीटा बाय g होता है। लेकिन यहां पर तो नीचे गिरने का समय नहीं पूछ रहा है, केवल मैक्सिमम हाइट पर जाने का समय पूछा। तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए समय u sin थीटा बाय u का मान कितना है? 1000, और sin थीटा sin 30, और g का मान दिया हुआ है कितना? 10। sin 30 का मान कितना? 1/, sin 30 का मान कितना? 1/2।
तो 1000 गुना 1/2 अब बटे 10, तो कितना समय लग गया? महत्तम ऊंचाई पर जाने पर 50 सेकेंड और नीचे गिरने पूछेगा तो 100 सेकेंड। नीचे गिरने में अगर पूछता तो 50 दूनी 100 सेकेंड लगता। बना लीजिए तो फोटो खींच रहे हैं। आजा 8वां पर, 8वां भी सेम ही सवाल है। करे एक तोप का गोला 2 किलोमीटर पर सेकंड के क्षैतिज तल के साथ, यानी u बराबर 2 किलोमीटर पर सेकंड दिया है, तो इसका मतलब ये 2000 मीटर पर सेकंड होगा। चलिए थीटा यहां पर है कितना? 45 डिग्री। तो गोला तपे तोप से होगा, तपे लिखा हुआ, गोला तोप से कितनी दूरी पर टकराएगा? तो तोप यहां पर, गोला तोप से कितनी दूरी पर टकराएगा, तो यानी आपसे क्या पूछ रहा है? रेंज पूछ रहा है। इस सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है? रेंज। थीटा कितना है? थीटा 45 है, तो रेंज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रेंज बराबर u²/g। u का मान कितना? तो 2 दूनी 4, 10 के पावर 3 3 6, g का मान कितना है? तो 4 गुना 10 के पावर 5 मीटर। एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। अब गोली चलाते ही बंदर कूद जाता है, वैसी दशा में गोली बंदर के सिर में छेद कर देगा। नो का ए। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि गोली छूटा है तो वो प्रक्षेप गति का पालन करेगा। अब बंदर कूद गया है तो कूद गया है, तो बंदर भी कूद कर, बंदर कूदेगा यहां आएगा, अब गोली भी किस पथ का पालन करेगा और सिर में छेद कर देगा। क्लियर? वो दिक्कत। तो यहां पर कौन सा कहिएगा कि प्रैक्टिकली तो ऐसा संभव नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल ऐसा संभव है। और यहां प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकल सवाल है यह। किसी मकान की छत पर एक गेंद गिराई जाती है, उसी समय दूसरी गेंद क्षैतिज तो कौन गेंद जमीन पर पहले गिरेगी? दोनों एक साथ गिरेगी, दोनों एक साथ ही गिरेगी, क्योंकि दोनों पर लगने वाले जी का मान क्या होगा? समान होगा। दोनों गेंद जमीन पर एक साथ गिरेगी। 10 का उत्तर क्या? सी। और इस तरह से दोस्तों आपका प्रोजेक्टाइल मोशन भी समाप्त हो चुका है। अब फिजिक्स का 6ठा चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी पावर की शुरुआत करेंगे कल के क्लास में। क्या अगले क्लास में किनका है? अरे दोस्तों फिर रूल तोड़ दिए ना आप लोग। जब सब दिन बताते रूल बन गया, नियम बन गया, संविधान बन गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम।
चलिए सभी ऑनलाइन वाले दोस्तों को नमस्कार।